जय भीम साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर बहस होती रहती है और तर्क दिए जाते हैं और सबसे ज़्यादा इस पर झूठ फैलाए जाते हैं कि खेल में आरक्षण होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जब भी ऐसी बात सामने आती है तो मनुवादी प्रवृत्ति के लोग बहुत गर्व से कहते हैं कि खेल में प्रतिभा मायने रखती है, जाति नहीं। यहाँ केवल मेरिट होनी चाहिए। क्रिकेट के मैदान में बल्ला चलता है, जाति नहीं। परंतु सच्चाई ये है कि ये बात कहने वाले न तो क्रिकेट के इतिहास को जानते हैं और न ही उस समाज को जिसमें क्रिकेट खेला जाता है। आज के इस वीडियो में एक ऐसे ही देश के बारे में बात करेंगे जहां न सिर्फ सरकारी संस्थानों में आरक्षण लागू है बल्कि खेल जगत में भी ये नीतियां लागू है। मैं बात कर रहा हूं दक्षिण अफ्रीका का, जहां क्रिकेट जैसी खेल संस्थाओं में भी आरक्षण की नीति लागू है। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे दक्षिण अफ्रीका ने क्रिकेट जैसे खेल संस्थानों में आरक्षण लागू करके इस मिथक को भी तोड़ दिया जिसे भारत ने बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था। दक्षिण अफ्रीका वह देश है जो कभी नस्ल भेद का प्रतीक माना जाता था। उसने क्रिकेट जैसे खेल में आरक्षण लागू करके इस मिथक को तोड़ दिया कि खेल में आरक्षण नहीं होना चाहिए। और ठीक इसके विपरीत हम भारत में आज भी उस झूठ को ढो रहे हैं कि क्रिकेट तो सिर्फ टैलेंट का खेल है। दक्षिण अफ्रीका का नाम सुनते ही हमारे जहन में रंग भेद की वो भयंकर यादें याद आती है। वहां पर काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग स्कूल, बस, अस्पताल, नौकरी, यहाँ तक कि अलग अलग शौचालय तक भी दिए जाते थे। लेकिन जब नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में वहां क्रांति आई तो एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने सिर्फ कानूनों को नहीं बदला बल्कि संस्थानों को भी बदला, और उन्हीं में से एक संस्था थी क्रिकेट साउथ अफ्रीका। उन्होंने समझा कि सिर्फ कागजों पर समानता से बात नहीं बनेगी। जिन लोगों को सदियों तक अवसर से वंचित रखा गया उन्हें आगे लाने के लिए विशेष नीति की जरूरत है। इसलिए क्रिकेट में उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी लागू की, यानी क्रिकेट में भी उन्होंने आरक्षण की नीति को लागू किया। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने यह तय किया कि हर टीम में कम से कम 6 गैर श्वेत खिलाड़ी होंगे, जिसमें से 2 अफ्रीकी मूल के अश्वेत खिलाड़ी अनिवार्य होंगे। इसे केवल घरेलू क्रिकेट तक सीमित नहीं रखा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पर भी कई बदलाव किए, जैसे स्कूल, क्लबों, प्रांतीय टीमों तक में आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया ताकि रिप्रेजेंटेशन केवल दिखावा न रह जाए बल्कि हकीकत में भी बदले। और इसी नीति के परिणाम स्वरूप आज क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बामुआ, कागिसो रबाडा, लुंगी एंड गिडी जैसे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी दुनिया के मंच पर चमक रहे हैं। वे सिर्फ अपनी प्रतिभा से नहीं बल्कि उस नीति के कारण भी पहुंचे जहां पहुंचने से पहले उन्हें रोका जाता था। अब आइए अपने देश की तरफ रुख करते हैं। भारत में क्रिकेट को धर्म की तरफ पूजा जाता है, लेकिन मूल सवाल यह है कि यह किसका धर्म है। ये क्रिकेट जिसे धर्म की तरफ पूजा जाता है, ये पूरे भारतीयों का धर्म है या किसी खास विशेष जाति का ही एक धर्म बन के रह गया है? क्या ये हर जाति या हर वर्ग के लिए है या फिर सिर्फ विशेष समुदाय के लिए? तो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ किसी खास जाति के लिए ही धर्म बन के रह गया है। भारत की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में आज भी दलित आदिवासी की प्रतिनिधित्व नगण्य के बराबर है। अगर 100 साल का इतिहास देखें तो भारत की राष्ट्रीय टीम में खेलने वाले दलित खिलाड़ियों की संख्या उंगलियों पर गिना जा सकता है। हर साल सैकड़ों खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी में खेलते हैं, लेकिन दलित आदिवासी का नाम कहीं खो जाते हैं। इसका मतलब क्या सिर्फ ऊंची जातियों में ही प्रतिभा है या फिर प्रतिभा को एक्सेस और एक्सपोज करने की जरूरत है जो सदियों से वंचित समुदाय को नहीं मिला है? अब कुछ लोग कहेंगे कि अरे खेल में तो जाति नहीं देखी जाती, पर मेरा सवाल है कि कहाँ नहीं देखी जाती है जातियां? स्कूल में जहाँ कोच ऊंची जाति के लड़कों को ज्यादा खेलने का मौका देता है, गांव में जहां दलित बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं दी जाती है, क्रिकेट क्लब में जहां सदस्यता के लिए हजारों रुपये फीस लेते हैं जो वंचित समाज के लोग नहीं दे पाते हैं, और चयन प्रक्रिया में जहां नेटवर्किंग और सोर्स ज्यादा मायने रखते हैं ना कि केवल स्कोर। तो क्या यह सब मेरिट है या एक सिस्टमेटिक जातिवाद है? जब आधारभूत ढांचा ही असमान है तो मैदान में बराबरी कैसे स्थापित हो सकती है? दक्षिण अफ्रीका जैसे देश ने जो कभी नस्ल भेद की आग में झुलस चुका था, आज अपने खिलाड़ियों को अवसर देने के लिए आरक्षण की नीति को लागू किया है। और भारत जहां संविधान में बराबरी का तो वादा किया गया है, वहां खेलों में आरक्षण की बात करने पर लोगों के पेट में मरोड़ उठती है। दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में यहाँ के मनुवादी मानसिकता के लोग और उनके पोषित मीडिया हमेशा ये कुतर्क देते रहते हैं कि आरक्षण की वजह से ही साउथ अफ्रीका अभी तक कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीती है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने यह बात भी गलत साबित कर दिया,
क्योंकि हाल ही में संपन्न हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन सीरीज में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका की ये जीत सिर्फ क्रिकेट के मैदान में हासिल की गई जीत नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक न्याय की जीत है। दक्षिण अफ्रीका की यह जीत भारत में रह रहे उन समुदाय के लिए एक गहरा सदमा है जो दिन रात आरक्षण को कोसता रहता है। साथ ही उन मीडिया एंकरों के लिए भी बुरी खबर है जो पानी पी पीकर आरक्षण की बुराइयां गिनाते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप उस एंकर को जानते होंगे जो एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के समय क्रिकेट में आरक्षण की खूबियां और खामियां बता रहे थे। आपको बता दें कि अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यह वही ऑस्ट्रेलिया है जो क्रिकेट की दुनिया में पावर हाउस माना जाता है। उसके पास दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज, अनुभवी बल्लेबाज और मजबूत टीम संयोजन है। लेकिन इस बार उसे हराया किसने? उन्हें हराया उस दक्षिण अफ्रीका ने जिनमें आधे से ज्यादा खिलाड़ी आरक्षण नीति के तहत टीम में आते हैं। जी हाँ, वही आरक्षण नीति जिसे भारत के लोग भ्रष्टाचार का जरिया मानते हैं, टैलेंट का दुश्मन कहते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। उसी नीति के तहत चुनकर आए खिलाड़ी जैसे कगिसो रबाडा, बाम्बुआ, लुंगी एडनिगी और केशव महाराज जैसे खिलाड़ी इस जीत के प्रमुख स्तंभ बने। रबाडा ने पहली पारी में 5 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़ दी, तो बाम्बुआ ने दोनों पारियों में संयमी पारी खेली। उन्होंने दूसरी पारी में शानदार अर्धशतक लगाए, जबकि उन्हें सालों तक केवल कोटा प्लेयर कहा जाता था। एडनिगी और केशव महाराज ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में उस वक्त विकेट निकाला जब मैच हाथ से फिसल सकता था। यह जीत केवल खेल की जीत नहीं थी, बल्कि एक नीति की नैतिक जीत थी। यह जीत वह बताती है कि जब वंचित समुदायों को सही अवसर दिया जाता है, जब उन्हें सम्मान के साथ मैदान पर खड़ा किया जाता है, तो वह सिर्फ बराबरी नहीं करते बल्कि सर्वश्रेष्ठ साबित होते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि भारत अभी भी इससे नजरअंदाज किया है। जब किसी दलित या आदिवासी खिलाड़ी को टीम में लिया जाता है तो उसे क्वालिफाइड नहीं माना जाता है, लेकिन जब कोई अंबानी, गोयनका या बिरला के स्कूल से आकर सिलेक्ट होते हैं तो उसे टैलेंटेड माना जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोच ही जातिवादी और वर्गभेदी है, और जब तक हम इसे तोड़ नहीं पाते हैं तब तक आरक्षण जरूरी है। आरक्षण टैलेंट को नहीं मारता है, बल्कि टैलेंट को अवसर देता है। आरक्षण को टैलेंट के खिलाफ बताना सबसे बड़ा झूठ है। आरक्षण केवल इतना करता है कि वह उस दरवाजे को खोलता है जिसे वंचित समुदायों के लिए सदियों से बंद रखा गया था। कगिसो रबाडा को मौका मिला तो उन्होंने खुद को साबित किया। भारत में भी अगर किसी साधारण गांव के कोई दलित लड़का या लातेहार जैसे किसी आदिवासी को उचित प्रशिक्षण, कोचिंग और मंच मिले तो क्या वो विराट कोहली जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी नहीं बन सकता है? जरूर बन सकता है, लेकिन उसके लिए नीति चाहिए, और वो नीति बिना क्रिकेट में आरक्षण के नहीं बन सकती है। अब आते हैं हमारे देश की मीडिया और मेरिट के विषय में और उनके द्वारा परोसे गए झूठ के ऊपर। जब भी कोई वंचित तबके का खिलाड़ी टीम में आता है तो मीडिया उसे तुरंत कोटा प्लेयर कह के नीचा दिखाने लगते हैं। लेकिन जब कोई बड़े शहर के, किसी बड़े कोचिंग अकादमी के या फिर किसी बड़े राजनेता के बेटा आता है या फिर किसी सवर्ण समुदाय के कोई खिलाड़ी आता है तो कोई भी सवाल उससे नहीं करता है। सच पूछिए तो मेरिट का सबसे बड़ा दुश्मन ये सिस्टम है जो सिर्फ पैसे वाले और ऊंची जातियों को ही हमेशा मौका देता है। इसलिए अगर सच में हमें मेरिटोक्रेसी चाहिए तो पहले आरक्षण को देना होगा ताकि सबको मैदान पर उतरने का समान अवसर मिल सके। भारत में आज भी क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति का प्रतीक बन चुका है। जब कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम की जर्सी पहनता है तो वह सिर्फ बॉल और बैट नहीं संभालता बल्कि वह देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो सोचिए, जब उस टीम में कोई दलित नहीं है, कोई आदिवासी नहीं है, तो फिर वो टीम पूरे भारत की कैसे हो सकती है? दक्षिण अफ्रीका ने दिखा दिया कि बदलाव संभव है अगर इच्छा शक्ति सही हो तो। साथ ही उन्होंने भारत को भी समझा दिया कि आरक्षण से प्रतिभा समाप्त नहीं होती बल्कि नई नई प्रतिभाओं को उभरने का मौका मिलता है। भारत में न जाने कितने प्रतिभाशाली खिलाड़ियों गलियों तक ही सीमित रह जाती है। उन्हें सिर्फ इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जगह नहीं मिल पाता है क्योंकि वह एक वंचित समुदाय से आते हैं। अब भारत को इस जीत से क्या सीख लेना चाहिए, इस सब विषय पर आते हैं। क्या हमें अब भी इसी बहाने छिपते रहना चाहिए कि क्रिकेट में टैलेंट की कद्र होती है, जाति की नहीं? क्या अब भी हम दलित, आदिवासी और पिछड़े तबके के लड़कों को नेट प्रैक्टिस तक ही सीमित रखेंगे, जबकि टीम में वही आएगा जो कोच का चहेता होगा या किसी बड़े अधिकारी के रिश्तेदार होंगे या फिर कोई उच्च जाति के होंगे? दक्षिण अफ्रीका की जीत ने यह साबित कर दिया कि आरक्षण कोई दया नहीं, कोई बोझ नहीं। आरक्षण वह जरूरी सीढ़ी है जिसके बिना समाज के पांव कभी ऊपर नहीं चढ़ सकते। इस ऐतिहासिक जीत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर नीति सही हो और नीयत साफ हो तो वंचित समाज के लोग भी शिखर पर पहुंच सकते हैं और वहां से झंडा फहरा सकते हैं। तो अगली बार कोई कहे कि क्रिकेट में आरक्षण नहीं होना चाहिए तो गर्व से कहिए कि दक्षिण अफ्रीका ने आरक्षण से ही टेस्ट चैंपियनशिप जीता है,
तुमने उसमें क्या किया। भारत को अब ये समझना होगा कि खेल में आरक्षण कोई दया नहीं बल्कि एक सामाजिक न्याय का प्रतीक है। ये उस बच्चे का हक है जिसे खेल के मैदान तक को देखने का इजाजत नहीं दिया जाता है। अब भी समय है कि हम सब मिलकर उस झूठ को तोड़ें जो कहता है कि क्रिकेट में आरक्षण नहीं होना चाहिए, और उस सच्चाई को अपनाएं जो कहती है कि जब तक हर वर्ग का बच्चा मैदान पर नहीं आएगा तब तक खेल अधूरा है।